फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली मेडिसिन के बारे में, फूड मटेरियल के बारे में और क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स ऐसे केमिकल्स है जिनका मॉलिक्यूलर मास 100 AMU से 500 AMU होता है, और जो ड्रग्स बेनिफिशियल होते हैं उन्हें मेडिसिन बोलते हैं, और केमिकल का इस्तेमाल थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए करें तो उसे केमोथेरेपी बोलते हैं। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई पेन किलिंग इफेक्ट देने वाला दवा है तो सारे दवा को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। इस तरह से हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि शरीर में काम कैसे करता है। जैसे हिस्टामिन जो है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे, कि शरीर में आखिर किस टारगेट को इंटरेक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ड्रग का टारगेट से इंटरेक्शन कैसे होता है, देखिए एंजाइम काम कैसे करता है पहले ये तो समझ लीजिए। एंजाइम के पास होता है एक्टिव साइट, जिसमें आता है सब्सट्रेट। सब्सट्रेट को होल्ड करता है ताकि कोई फंक्शनल ग्रुप आए और इससे जिससे रिएक्शन होने वाला उससे इसका रिएक्शन करा पाए। अब एंजाइम हो गया इफेक्टिव। सब्सट्रेट आया, अच्छे से रिएक्शन नहीं करा पाए, तो हम क्या करेंगे कि अब दवा लेंगे। दवा आया, वो एक आर्टिफिशियल सब्सट्रेट की तरह काम करेगा, सब्सट्रेट से compete करेगा और खुद एंजाइम में चला जाएगा ताकि एंजाइम वो खत्म हो जाए, मर जाए। तो ऐसे दवा जो एंजाइम की इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, एंजाइम को मारने की कोशिश करते हैं, वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इन सब्सट्रेट को कौन रिएक्ट कराएगा फंक्शनल ग्रुप से? तो ये एंजाइम तो मर गया, तो एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेगा बॉडी में, इफेक्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो ये वो एंजाइम्स इस सब्सट्रेट को फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे। चलिए, और कुछ जो एंजाइम्स हैं, कुछ जो ड्रग्स हैं, वो एंजाइम के एक्टिव साइट में नहीं बाइंड हो पाते हैं, तो वो कहीं दूसरी जगह बाइंड हो जाते हैं, जिसे हम एलोस्ट्रिक साइट बोलते हैं। रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। देखिए रिसेप्टर्स ये जो है केमिकल सेल है, एक एनिमल केमिकल सेल है, एनिमल सेल है, सॉरी। अब एनिमल सेल में ये एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर जो है सेल के बाहर की तरफ उसका माउथ होता है, बाइंडिंग साइट होता है। अब कोई केमिकल मैसेंजर आता है और इसमें फिट हो जाता है, फिट होके फिर चला जाता है, इससे इंफॉर्मेशन दे के या फिर ले करके। अब ये हो गया इफेक्ट। केमिकल मैसेंजर आएगा, इससे ना इंफॉर्मेशन मिलेगी ना ही इसको कुछ दे पाएगा, तो क्या होगा कि अब दवा आएगा। हमने अब ड्रग ले लिया, तो ड्रग आया, अब इसमें फिट हो गया, और जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स हैं अब उनको तो जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब नया नया रिसेप्टर बनना प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि काम करेगा। अच्छा रिसेप्टर, इफेक्टिव रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होना शरीर में शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। एंटागोनिस्ट, ऐसे ड्रग जो रिसेप्टर साइट्स को बाइंड कर देते हैं या फिर उससे उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। और जो स्विच ऑन कर देते हैं रिसेप्टर को स्विच ऑन कर देते हैं एक नेचुरल मैसेंजर की तरह काम करके, उसे बोलते हैं एगोनिस्ट। थेराप्यूटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। एंटासिड्स क्या होता है? एंटासिड्स नाम से लग रहा है कि एसिड के खिलाफ। अब पेट में आपके अगर एसिड बनने लगा, एसिडिटी हो गया, तो आप क्या करोगे? 1970 से पहले तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई तो दवा भी नए नए आने लगे। तो ये सिमेटिडीन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस एंटासिड है, ये एक हिस्टामिन होता है, पेट में केमिकल होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है, तो उसके इफेक्ट को ये रोकता है। रानिटिडीन, जिसका जेंटेक भी नाम है,
तो इस तरह से एसिड्स बनते हैं। एंटी हिस्टामिन क्या होता है? देखिए, हिस्टामिन तो एक पोटेंट वासोडिलेटर है ही, लेकिन इसके और भी कई इफेक्ट हैं बॉडी में, जैसे नसल कॉन्जेशन। जब भी हमें जुकाम होता है तो नसल कॉन्जेस्ट होने लगता है, या फिर इसी की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होते हैं पॉलन के खिलाफ। ये क्या करता है कि मसल को स्मूथ कर देता है, ब्रांचिया या फिर गट के मसल को, और सारे मसल को रिलैक्स कर देता है। तो इन सारे इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रोमफेनिरामाइन, टर्फेनाडाइन एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब जब इन सारे चीज इफेक्ट को अगर कम करना है तो ये तो पेट के पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन को भी रोकेगा? नहीं, आंसर है नहीं। एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड्स जो ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं। अब आप अगर इन सारे इफेक्ट को, जैसे कि नसल कॉन्जेशन के इफेक्ट को रोकना चाहते हैं, तो जो दवा लीजिएगा वो पेप्सिन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन को नहीं रुकेगा। अब कुछ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। ट्रैंकुलाइजर्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो स्ट्रेस को या फिर सीवर मेंटल डिजीज को कम करते हैं। देखिए, बॉडी में एक केमिकल होता है नोराड्रेनालिन, जो मूड चेंज करता है। अब इसके कमी में आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हो, वो भी एक ट्रैंकुलाइजर है। फॉर एग्जांपल इप्रोनिएजिड, फेनाजाइन, दो तरह के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। कुछ ट्रैंकुलाइजर्स जैसे कि क्लोरडाइजपॉक्साइड एंड मेप्रोबेमेड आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स, जो टेंशन को दूर करने में मदद करती है हमारी। इक्वानालिन जो है डिप्रेशन कंट्रोल करता है और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल बस याद करते जाइए, काफ़ी इजी है। ये है बारब्यूट्रेट्स, जो कि बारब्यूट्रिक एसिड के डेरिवेटिव है। ये सारे एग्जाम्पल है। वेरोनल, एमिटल, नेम्बूटल, ल्यूमिनल एंड सेकनल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स। इसका भी इस्तेमाल एज अ स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, नींद बढ़ाता है ताकि टेंशन कम हो, या फिर कई तरह के ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशंस करने से पहले स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट दे करके ही ऑपरेशन किया जाता है। अब एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़िए। ये जो है बॉडी पेन को कम करता है। अब आपको कहीं पे चोट लग गया है तो शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा टिश्यू में और उससे दर्द होगा, तो ये क्या करेंगे कि दर्द को कम कर देंगे। और ऐसा नहीं कि आप वहाँ से अनकॉन्शियस हो जाओगे या फिर मेंटल कंफ्यूजन भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नॉन नार्कोटिक, जो कि नॉन एडिक्टिव है, इसमें नशा नहीं है। नार्कोटिक में नशा है। नॉन नॉन नार्कोटिक में जैसे कि एस्पिरिन, तो आपने सुना ही होगा एस्पिरिन, या फिर पैरासीटामोल तो जरूर सुना होगा। देखिए, अब क्या होता है कि शरीर में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है प्रोस्टैग्लैंडिन्स, जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, उससे पेन होता है। एस्पिरिन उसके सिंथेसिस को ही रोक देता है ताकि शरीर में ना इन्फ्लेमेशन हो ना ही बॉडी पेन करे। और इसके और सारे इफेक्ट हैं, जैसे फीवर को रोकना, एंटीपायरेटिक बोलते हैं उसे। पैरासीटामोल तो आप फीवर में लेते ही होंगे। अब चलिए देखते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। मॉर्फिन, ये थोड़ा नशीला होता है और इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लोगे तो कोमा में भी इंसान जा सकता है या फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। जब भी कैंसर, जब टर्मिनल कैंसर होता है तब शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर कार्डियक पेन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उन सारे पेन्स को रोकने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो ये रोकेगा या फिर उसे मार ही देगा। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटी इन्फेक्टेंट्स। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है या फिर उसको मारता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, पॉल एरलिच ने आर्सफेनामाइन या फिर सल्वर्सन नाम, उसी को सल्वर्सन नाम दिया था उन्होंने। ये एंटीबायोटिक बनाया था। ये इफेक्टिव तो था लेकिन शरीर को हानि भी करता था, कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक भी था, टॉक्सिकेटेड भी था। ये एक बैक्टीरिया स्पाइरोकेट को मारता था।
का कारण था। अब ये बनाने के साथ साथ वो आजोडाइज पे भी काम कर रहे थे। आजोडाइज का स्ट्रक्चर जो था वो काफी सिमिलर था अर्सफेनामाइन के। देखिए अर्सफेनामाइन में AS आर्सेनिक का लिंकेज था, सेम उसी तरह नाइट्रोजन का लिंकेज आजोडाइज में था और इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम थे और कुछ हद तक इफेक्ट भी सेम थे। 1932 में उन्होंने फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट बनाया जिसका नाम है प्रोंटोसेल, जिसका स्ट्रक्चर सल्वर्सन से काफी ज्यादा सिमिलर था, काफी ज्यादा नहीं पूरे सिमिलर था। उसके बाद पता चला प्रोंटोसिल जो है बॉडी में सल्फेनिल अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण सल्फर ड्रग्स का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। सल्फर ड्रग्स बनाए जाने लगे जिनमें से काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ सल्फेपिरिडीन। सल्फोनामाइड के अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेंसिलियम फंगस के खिलाफ पेंसिलिन बनाया जो फंगस से लड़ता था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब देखिए एंटीबायोटिक के पास साइडल यानी कि किलिंग इफेक्ट और स्टैटिक यानी कि उसके ग्रोथ को रोकने का इफेक्ट होता है। दो तरह के इफेक्ट होते हैं। अब जो किलिंग इफेक्ट रखते हैं उनका कुछ एग्जांपल है पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लैक्सेसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले कुछ है एरिथ्रोमाइसिन, इसका नाम तो सुना भी होगा आपने, टेट्रासिलिन, क्लोरामफेनिकोल। अब देखिए एंटीबायोटिक्स को 3 और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को वाइड रेंज को किल और इनहिबिट करते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं क्लोरामफेनिकोल, फिर एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ऑफ्लैक्सिन, वैनकोमाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो लेसर नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारते हैं। इनका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। और फिर लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब कि वो सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज को ही मार पाएंगे। उनका एग्जांपल है नहीं, ये उनका एग्जांपल नहीं है, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डाइसीडजराइन। ये काफी टॉक्सिकेटेड होता है कैंसर सेल के लिए, यानी कि कैंसर सेल्स को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जब भी आपको चोट लगता है फिर खरोच आती है बॉडी में तो लिविंग टिश्यू है, अब उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है फ्यूरामाइसिन, सोफ्रामाइसिन सुना है आपने? देखिए अब एंटीसेप्टिक्स को क्या करते हैं ना, हम लोग इंजेस्ट नहीं करते हैं, खाते नहीं है, ये एक मलहम की तरह आता है, मरहम की तरह, और उसको हम लोग उस वाउंड पे यूज करते हैं, लगाते हैं। डिटॉल नाम तो सुना ही होगा, काफी फेमस है। बिथियोनॉल, जिसको हम लोग बिथिनॉल भी बोलते हैं, वो सॉप में डाला जाता है ताकि उसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। आयोडीन का इस्तेमाल भी करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह। टिंचर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल में 2-3% आयोडीन डालोगे तो उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, इसका इस्तेमाल भी करते हैं घाव पे। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर्म्स। बोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जब रखोगे तो ये आइस के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? ये फर्श पे या फिर कोई वॉल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सके। अब देखिए डिसइंफेक्टेंट्स का 0.2% लोगे तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और 1% लोगे तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, यानी कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स में बस परसेंटेज का ही अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब देखिए इन सारे दवाओं के आने के बाद क्या हुआ कि ह्यूमंस का लाइफ हेल्दी हो गया और वो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑलमोस्ट डबल हो गया, इससे पॉपुलेशन बढ़ा। तब इससे सोशल प्रॉब्लम्स आने लगे, फूड रिसोर्सेस में, इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे, एम्प्लॉयमेंट में,
आया फैमिली प्लानिंग, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। उसके लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस है नॉरेथिनड्रोन नॉरेथिनड्रोन। और जो बर्थ के लिए जो इसेंशियल हार्मोन शरीर में प्रोड्यूस होते हैं उसे रोकता है। एक और एग्जांपल है इथिनिल स्ट्राडायोल, इसको नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं। नाम काफी अजीब अजीब है, याद कर लेना भाई। केमिकल्स इन फूड, फूड केमिकल्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं? उसको कलर करने के लिए, फ्लेवर डालने के लिए, स्वीटनर डालने, मीठा करने के लिए। फैट एमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। 4 नंबर में है फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डालने के लिए, जैसे मिनरल, विटामिन एंड अमीनो एसिड डालने के लिए। अब ये जो 7 नंबर पे है, इसको छोड़ के बाकी सारी जो ऊपर में है वो नॉन एडिक्टिव है, यानी उनमें कोई नशा नहीं है या फिर उसमें कोई फायदेमंद चीज भी नहीं है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी नहीं है उसमें। चलिए अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मीठा करने के लिए, मिठाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, अब नेचुरल स्वीटनर जो है सुक्रोज है, उनमें काफी कैलोरी होती है, जो कि शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ज्यादा कैलोरी इनटेक करोगे तो अच्छा थोड़ी है। तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज करते हैं। वो नेचुरल सुक्रोज से ज़्यादा मीठा तो है, लेकिन कैलोरी कम है उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सैचरीन है, जिसको हम लोग ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था। ये जो है सुक्रोज से 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, और ये शरीर में कोई मतलब हार्मलेस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। डायबिटिक पर्सन भी इसको ले सकते हैं। चलिए और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अस्पर्टेम, जो कि शुगर से 100 टाइम ज़्यादा, सुक्रोज से 100 टाइम ज़्यादा मीठा है। सचरीन 550 टाइम्स, जो कि ऊपर बताया अभी। सुक्रालोज जो कि 600 गुना ज़्यादा मीठा है। और एलिटियम जो कि 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। अब देखिए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को बचाने के लिए, फूड खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, देखिए फूड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके स्पॉइल हो जाता है, तो ऐसे ऑन केमिकल्स उस पर डाले जाते हैं जो फूड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन रेट है उससे ज़्यादा हो उसका, ताकि वो खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले और फूड को रिएक्ट होने ही ना दे ऑक्सीजन से। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है केमिकल्स के, जैसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखिए ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल तो एग्जाम्पल है। अब इन दोनों का यूज करके बटर का जो शेल्फ लाइफ है वो मंथ से ईयर भी किया जाता है। चलिए सोप के बारे में पढ़ लेते हैं। सोप जो है, सोप क्या है? इस सेक्शन में हम लोग डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के डिटर्जेंट होते हैं, सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप हम लोग स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, फिर कपड़े को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। सोप क्या है? सोप जो है वो सोप का इस्तेमाल हम लोग क्लींजिंग प्रॉपर्टी के पर्पज के लिए करते हैं। सोप जो है एक सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। फैटी एसिड में एसिडिक, ओलिक, पाल्मेटिक एसिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टीरिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए ये रिएक्शन है सोप बनाने का, इसको सोप सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं। 2 ही तरह के सोप बनते हैं, पोटेशियम सोप या फिर सोडियम सोप। और ये जो है बना, ये है सोडियम स्टेरेट, यहाँ पे पोटेशियम स्टेरेट भी हो सकता है। ये सोप है, इस ये जो है पानी में लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, एक स्कम की तरह, ठीक है। और इसको NaCl से रिएक्ट करा के प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है।
सोप जो है ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं सोडियम सोप। अब देखिए अलग अलग तरह के सोप्स होते हैं और बेसिकली सबको बनाने का तरीका सेम है, बस उसमें कुछ रॉ मटेरियल का डिफरेंस होता है। जैसे कि टॉयलेट सोप है तो उसमें कलर डाला जाता है ताकि अच्छा दिखे, परफ्यूम डाला जाता है और बेटर ग्रेड का फैट इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा अल्कली मेटल अल्कली जो है ना उसको रिमूव कर दिया जाए, ज़्यादातर अल्कली हटा लिया जाए ताकि अच्छे से सफाई कर पाए। और शेविंग सोप में एक गम डाला जाता है रोजिन और उसमें ग्लिसरॉल होता है ताकि पानी को जल्दी सूखने ना दे। अलग अलग तरह के सोप होते हैं। अब ये सोप जो है हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करते हैं, इसका एग्जांपल तो रीजन 10th में भी हमने पढ़ा था कि हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम क्लोराइड होता है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो क्या करता है ये सोप, जब भी कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है जो कि पानी से धुलता नहीं है। इस वजह से हार्ड वाटर में सोप का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो हार्ड वाटर में किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंथेटिक डिटर्जेंट का। सिंथेटिक डिटर्जेंट ऐसे क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि सॉफ्ट हार्ड वाटर दोनों में काम करते हैं। इवन कुछ डिटर्जेंट तो ठंडे पानी में भी काम करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 तरह के होते हैं: एनायनिक, कटायनिक, नॉन एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो एनायनिक पार्ट जो है वो एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करे। कटायनिक में कटायनिक पार्ट जो है वो करता है काम क्लींजिंग एजेंट की तरह। और नॉन एनायनिक में तो कोई आयन बनता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉन जो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्यों हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। तो देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट में बहुत बड़े बड़े ब्रांच्ड चेन होते हैं कार्बन के, जो कि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो इस वजह से वो हार्मफुल है। पानी को जब हम साफ भी कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, उसके बाद भी वो डिग्रेड नहीं हो पाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और आजकल क्या कर रहे हैं कि हम उसके ब्रांचिंग को कम कर रहे हैं ताकि वो बायोडिग्रेड हो जाए आसानी से और पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अगला कौन से चैप्टर पे आप ऐसे शॉर्ट नोट्स पाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।